क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल जैसे ही हम अपना फोन खोलते हैं और सोशल मीडिया पर जाते हैं, हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो अपने शरीर को किसी रबर बैंड की तरह रहे होते हैं। कोई सिर के बल खड़िद्दा है, तो कोई अपने पैरों को गर्दन के पीछे फंसाए हुए है। इसे देखकर अक्सर आम इंसान सोचता है कि वाह, यही योग है। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। आज हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो फिटनेस के शौकीनों से लेकर उन सभी के लिए है जो योग को केवल कसरत या लचीलापन बढ़ाने का साधन मानते हैं। आज की चर्चा का केंद्र है ऑक्सी आसन, संपूर्ण योग मुद्राएं। एक ऐसा विचार जो यह साबित करता है कि योग केवल कुछ लोकप्रिय मुद्राओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह शरीर, श्वास, ध्यान और चेतना का एक विशाल ब्रह्मांड है। ये बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि आज के समय में योग की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा रही है वह बहुत ही सतही है। लोग इसे वजन कम करने का तरीका या एक स्ट्रेचिंग रूटीन मान बैठे हैं। लेकिन अगर हम पारंपरिक योग की गहराइयों में उतरें तो इसका अर्थ केवल शरीर को मोड़ना या पसीना बहाना नहीं है। योग शब्द का मूल अर्थ ही है जोधना। यह शरीर को श्वास से, श्वास को मन से और मन को हमारी आंतरिक जागरूकता से जोत देता है। अगर हम इस जुद्धाव को महसूस नहीं कर रहे हैं तो हम चाहे कितने भी कठिन आसन कर लें, हम असल में योग नहीं कर रहे हैं। ये जुद्दा वाली बात बहुत गहरी है। मतलब हम जिम में जो ताकत बनाते हैं और योग से जो हासिल करते हैं, दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिम से ताकत मिलती है और योग से आराम। लेकिन मुझे लगता है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू है ना? अगर योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, तो फिर ये हमारे मन और पूरे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के साथ कैसे काम करता है? बिल्कुल, जिम और योग की तुलना करना सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। योग आपके शरीर को प्रशिक्षित जरूर करता है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य केवल मांसपेशियां बनाना नहीं है। यह हमारे मन को शांत करता है, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के आराम के लिए नहीं। इसका सबसे बड़ा काम है हमारे तंत्रिका तंत्र को स्थिर करना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर वक्त तनाव है, काम का दबाव है, फोन की सूचनाएं बज रही हैं, हमारा शरीर हमेशा एक लड्डो या भागो वाले अलर्ट मोड में रहता है। योग इस अलर्ट मोड को बंद करके शरीर को यह संदेश देता है कि तुम सुरक्षित हो। यह हमारी जागरूकता को इतना तेज कर देता है कि हम अपने ही विचारों, भावनाओं और जीवन के पैटर्न को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। वाह, तुम सुरक्षित हो। ये संदेश आज के समय में हमारे शरीर को देना कितना जरूरी हो गया है। लेकिन जब हम इस किताब या विचारधारा की बात करते हैं, तो इसमें 2100 आसनों का जिक्र आता है। 2100। ये संख्या सुनकर ही किसी भी नए व्यक्ति को पसीना आ जाए। क्या सच में एक इंसान को इतने सारे आसन करने की जरूरत है, या इसके पीछे कोई और ही दर्शन छिपा है? मैं समझ सकता हूं कि 2100 का आंक डिढ़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको ये सभी 2100 मुद्राएं करनी हैं। योग कोई प्रतियोगिता नहीं है। यह संख्या हमें केवल यह बताती है कि मानव शरीर गति, संतुलन, ताकत और स्थिरता के कितने अद्भुत रूपों का अनुभव कर सकता है। हर आसन केवल शरीर का एक आकार नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। किसी मुद्रा में शरीर खिंचता है, किसी में ताकत की परीक्षा होती है, तो किसी में हमारे अहंकार को चुनौती मिलती है। असली सवाल यह नहीं है कि आपका शरीर कितनी मुश्किल मुद्रा बना सकता है, बल्कि सवाल यह है कि क्या उस मुद्रा में आप अपनी श्वास से जुड़े हैं? क्या आपका मन वर्तमान में है? यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मुश्किल मुद्रा में खड़ी दिधा है, लेकिन उसका चेहरा दर्द से लाल हो रहा है, उसकी सांसें उगदा फंस रही हैं और मन में यह चल रहा है कि मुझे दूसरों से बेहतर दिखना है, तो वह योग नहीं, बल्कि एक तरह का प्रदर्शन कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। आधुनिक योग संस्कृति में यही सबसे बड़ी दीधी समस्या आ गई है। लोगों ने मुद्रा या पोज को ही लक्ष्य मान लिया है, जबकि प्राचीन योग विज्ञान में आसन कभी लक्ष्य था ही नहीं। आसन तो सिर्फ एक दरवाजा है, एक रास्ता है शरीर, श्वास और मन को एक जगह लाने का। अगर कोई मुद्रा बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है,
लेकिन अंदर संघर्ष चल रहा है, योद्धों पर दबाव है, तो वह योग की असली भावना से कोसों दूर है। योग में शरीर को सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे शिक्षित किया जाता है, उसे धीरे धीरे खोला जाता है। शरीर को शिक्षित करना, ये बहुत ही सुंदर विचार है। मुझे लगता है इसी वजह से महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम दी थी, जिसका मतलब है कि मुद्रा वही है जो स्थिर भी हो और आरामदायक भी। लेकिन अगर आसन केवल एक हिस्सा है, तो फिर पूरा योग क्या है? मैंने अष्टांग योग के बारे में सुना है, जिसमें 8 अंग होते हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया एक ढांचा है, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें आसन केवल तीसरा अंग है। पहले 2 अंग हैं यम और नियम, जो हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत अनुशासन से जुड़ते हैं, जैसे हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सच बोलना, संतोष रखना। फिर आता है आसन, जो शरीर को तैयार करता है। चौथा है प्राणायाम, यानी श्वास और ऊर्जा का नियंत्रण। पांचवां प्रत्याहार, जिसमें हम अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर लाते हैं। छठा धारणा, यानी एकाग्रता। सातवां ध्यान, और अंतिम है समाधि, जो चेतना के साथ पूर्ण मिलन की अवस्था है। ये तो एक पूरी जीवन शैली का ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि योग केवल हमारी चटाई या मैट पर शुरू होकर वहीं खत्म नहीं हो जाता। अगर मैं 1 घंटे बहुत अच्छा योग करता हूं, लेकिन बाहर आकर ट्रैफिक में लोगों पर चिल्लाता हूं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ता हूं, तो मेरी योग की साधना एकदम अधूरी है। बिल्कुल। योग का असली असर आपके व्यवहार में, आपके धैर्य में और तनाव के प्रति आपकी प्रतिक्रिया में दिखना चाहिए। और इस असर को चटाई से जीवन तक ले जाने के लिए योग में कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हैं, जैसे कि उज्जाई श्वास। इसे अक्सर समुद्र की लहरों वाली सांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गले के पिछले हिस्से से एक हल्की सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है। हाँ, मैंने कई बार योग कक्षाओं में वह गहरी लयबद्ध आवाज सुनी है। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर यह बहुत ही शांत महसूस कराता है। इस उज्जाई श्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए है? इसका उद्देश्य केवल आवाज करना या ध्यान लगाना नहीं है। उज्जाई श्वास आपके मन को वर्तमान में बांधने का एक लंगर है। जब आप कोई कठिन मुद्रा कर रहे होते हैं और आपकी सांस टूटने लगती है, तो यह श्वास आपके लिए एक आंतरिक अलार्म का काम करती है। यह शरीर का संकेत है कि रुको, अभी जबरदस्ती मत करो। इसके अलावा यह शरीर में गर्मी पैदा करती है और हमारे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है। जब श्वास स्थिर होती है, तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है। श्वास के साथ साथ मैंने बंध और दृष्टि के बारे में भी बहुत सुना है। अक्सर कहा जाता है कि ऊर्जा को बांधना चाहिए। यह बंध का क्या विज्ञान है? क्या नए लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए? बंध या ऊर्जा के ताले योग का थोड़ा उन्नत हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य शरीर के भीतर स्थिरता लाना और ऊर्जा को सही दिशा देना है, जैसे मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूं कि नए अभ्यासकर्ताओं को इन्हें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इन्हें किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का जो मूल विचार है, वह हर किसी के लिए है कि योग केवल हाथ पैर हिलाना नहीं है, बल्कि यह भीतर से जुद्धना है। आपकी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट, आपके पेट का नियंत्रण, ये सब अभ्यास को गहरा बनाते हैं। और दृष्टि का क्या महत्व है? मैंने अनुभव किया है कि जब मैं एक पैर पर संतुलन बनाने वाला कोई आसन करता हूं, जैसे वृक्षासन, और अगर मेरी आंखें इधर-उधर भटक रही हों, तो मैं तुरंत गिर जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाता हूं, शरीर अचानक स्थिर हो जाता है। आपने खुद ही इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण दे दिया। दृष्टि का मतलब ही है देखने का एक स्थिर बिंदु। हमारा मन हमारी आंखों का पीछा करता है। जब आंखें भटकती हैं, तो मन भी भटकता है। जब आप एक बिंदु पर कोमलता से देखते हैं, तो केवल आपका शरीर ही संतुलित नहीं होता, बल्कि आपका मानसिक संतुलन भी सज जाता है। यह हमें सिखाता है कि एकाग्रता बाहर से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे भीतर उतर जाती है। पहले आंखें स्थिर होती हैं, फिर श्वास,
फिर शरीर और अंत में मन। ये एक बहुत ही जादुई प्रक्रिया लगती है। अब अगर हम उन 2100 आसनों की तरफ वापस लौटें, तो जाहिर है कि उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया होगा। कुछ खड्डादे होकर करने वाले आसन हैं, कुछ बैठकर, कुछ आगे झुकने वाले, तो कुछ पीछे मुड़ने वाले। क्या हर श्रेणी का हमारे शरीर और मन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है? 100%। हर आसन का अपना एक व्यक्तित्व होता है। खड़िदे होने वाले आसन हमारे भीतर जमीन से जुड़े होने का एहसास और ताकत पैदा करते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसन स्थिरता और आत्मनिरीक्षण लाते हैं। जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। वहीं पीछे की ओर मुड़ने वाले आसन जैसे चक्रासन शरीर में ऊर्जा भरते हैं और हमारी रीढ़ को खोलते हैं। उल्टे होने वाले आसन जैसे शीर्षासन दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देते हैं। योग का असली कौशल इसी बात में है कि आपको यह पता हो कि आपके शरीर को किस वक्त किस आसन की जरूरत है। ये बात मुझे हमारे आधुनिक जीवन शैली की तरफ ले जाती है। आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, उसमें नींद की कमी है, स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग है और हर वक्त एक आर्थिक या सामाजिक दबाव बना रहता है। ऐसे में शरीर का रिकवरी या ठीक होने का जो सिस्टम है, वह तो जैसे काम करना ही बंद कर देता है। क्या योग इस आधुनिक महामारी का इलाज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और यही योग की सबसे बड़ी दीदी आधुनिक प्रासंगिकता है। जैसा कि हमने पहले बात की, हमारा शरीर लगातार तनाव के कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी लड्डी दीहो या भागो के मोड में फंसा रहता है। योग की धीमी गतियां, गहरी श्वास और ध्यान की प्रक्रियाएं हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जगाती हैं, जो आराम करने और पचने का मोड है। जब शरीर यह महसूस करता है कि वह सुरक्षित है, तो हृदय गति सामान्य हो जाती है, नींद बेहतर होती है और शरीर की रिकवरी तेज हो जाती है। मैंने हाल ही में HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में काफी पढ़ा है। लोग आजकल स्मार्ट वॉच पहनकर अपना HRV नापते रहते हैं। कहते हैं कि यह जितना ज्यादा हो, शरीर की रिकवरी उतनी अच्छी होती है। क्या योग सच में हमारे HRV को सुधार सकता है? हाँ, योग और विशेष रूप से धीमी श्वास के अभ्यास HRV को बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हमें इन स्मार्ट वॉच के आंकड़ीढ़ों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अगर किसी दिन आपका HRV कम है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप घबरा जाएं। योग का लक्ष्य किसी मशीन के नंबर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि शरीर और मन का बुद्धिमानी से नियमन करना है। आपको अपनी नींद, अपना तनाव और अपने शरीर की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। भावनाओं की बात करें तो मैंने कई लोगों से सुना है कि किसी खास योग सत्र के बाद वे अचानक रोने लगे, या उन्हें लगा जैसे छाती से कोई बहुत बड़ी डीदा बोझ उतर गया हो। क्या वाकई हमारी भावनाएं हमारे शरीर के अंगों में जमा हो जाती हैं? यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हमारी भावनाएं केवल हमारे दिमाग के विचारों तक सीमित नहीं रहती। जब आप तनाव में होते हैं, तो क्या आपने गौर किया है कि आपके जबड़े कैसे भिंच जाते हैं, या आपके कंधे कैसे ऊपर की ओर तन जाते हैं? पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस होती है। योग हमें शरीर के इन पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है। जब आप चटाई पर खिंचाव करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो आप असल में शरीर में जमा उस पुराने तनाव और दबी हुई भावनाओं को बाहर निकलने का रास्ता दे रहे होते हैं। ये वाकई अद्भुत है, लेकिन इतनी सारी खूबियों के बावजूद सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम है। बहुत से लोग इंटरनेट पर देखकर कठिन आसन करने लगते हैं और खुद को चोटिल कर बैठते हैं। अगर किसी को पहले से कोई शारीरिक समस्या है, तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। योग का उद्देश्य उपचार है, चोट पहुंचाना नहीं। योग का सबसे बुनियादी नियम है, दर्द का मतलब प्रगति नहीं है। असुविधा और चुनौती एक बात है, लेकिन अगर आपको कोई तेज दर्द, सुन्नपन या चक्कर महसूस हो रहा है, तो वह शरीर का चेतावनी संकेत है। अगर किसी को गर्दन में चोट है, तो शीर्षासन उसके लिए खतरनाक है। कमर दर्द में आगे झुकने वाले आसन बहुत सावधानी से करने चाहिए। इसीलिए हमेशा एक प्रशिक्षित शिक्षक की देखरेख में ही योग शुरू करना चाहिए।
तो जो लोग आज पहली बार इस पॉडकास्ट को सुनकर योग शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? उन्हें 2100 आसनों के विचार से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही सरलता से शुरुआत करें। दिन के केवल 15 से 20 मिनट भी काफी हो सकते हैं। कुछ गहरी सांसें लें, गर्दन और कंधों को घुमाएं, मार्जरी आसन यानी कैट काउ स्ट्रेच करें और अंत में शवासन जरूर करें। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने अभ्यास को उत्तम या परफेक्ट बनाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे निरंतर बनाएं। योग में प्रगति का पैमाना यह नहीं है कि आपने पैर को सिर के पीछे लगा लिया या नहीं। असली प्रगति यह है कि क्या आपकी सांसें पहले से लंबी हुई हैं, क्या आपका मन थोड़ा शांत हुआ है, क्या आपने अपने शरीर के साथ दोस्ती कर ली है। क्या बात है! अपने शरीर के साथ दोस्ती करना। और जो लोग बहुत सालों से योग कर रहे हैं और कठिन आसन आसानी से कर लेते हैं, उनके लिए भी एक अहंकार का जाल होता है ना? जहां वे खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। बिल्कुल, हैंडस्टैंड या स्प्लिट्स करना बहुत सुंदर लग सकता है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप एक अच्छे योगी हैं। हो सकता है किसी का शरीर प्राकृतिक रूप से लचीला हो, लेकिन उसका मन बहुत ही अशांत हो। वहीं कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण मुद्रा में बैठा हो, लेकिन उसकी जागरूकता बहुत गहरी हो। योग में किसी से तुलना करना एक तरह का जहर है। आपका अभ्यास सिर्फ आपके लिए है। आज की इस शानदार चर्चा को अगर समेटना हो, तो मैं यही कहूंगा कि योग केवल 1 घंटे की कसरत नहीं है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल इंटेलिजेंस है। ये हमें सिखाता है कि कैसे खाना है, कैसे सांस लेनी है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है और सबसे बढ़कर की कैसे अपने शरीर की भाषा को सुनना है। बिल्कुल सही। हमारा शरीर कभी चुप नहीं रहता। जब इसमें दर्द होता है, जब थकान होती है या जब नींद नहीं आती, तो यह हमसे कुछ कह रहा होता है। योग हमें शरीर की उस खामोश भाषा को सुनने की कला सिखाता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि योग में सबसे उन्नत या एडवांस्ड मुद्रा कोई सिर के बल खड़दा होना नहीं है। सबसे उन्नत मुद्रा है शांति से बैठना, गहरी सांस लेना, अपने शरीर को सुनना और अपने मन को बिना किसी फैसले के बस देखते रहना। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला विचार है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो सरल रहें। अगर आप बहुत अनुभवी हैं, तो विनम्र रहें। अगर शरीर सख्त है, तो चिंता न करें। और अगर मन अशांत है, तो समझ लें कि योग आपके लिए ही बना है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह था हमारा आज का एपिसोड। योग केवल शरीर को मोदना नहीं, बल्कि चेतना को जगाने का विज्ञान। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सोच के साथ। तब तक अपनी सांसों से जुड़े रहें और स्वस्थ रहें।